देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तोशा या शोशा, निगरान गोशा और महंगाई, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। I will tear up your bills. कल आप वापस इन्हीं बैक बेंचेस पे आएंगे, क्या लेगेसी लेके आएंगे आप? जिस तरह अवाम के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब बिजली बन के गिरा है, अवाम का क्या कसूर है? पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा पाकिस्तान की मईशत के लिए कमर तोड़ वार है जो इस हुकूमत ने किया। IMF के कहने के ऊपर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इतना बड़ा इजाफा जो है वो आवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। कहा जाता है कि पाकिस्तानी सियासत में ऑपोजिशन करना नहायत आसान और हुकूमत करना इतना ही मुश्किल। इल्ज़ामात लगाना आसान और साबित करना मुश्किल, तकरीर करना आसान और अमल करना मुश्किल, दूसरों को नाकाम, नाअहल और ना तजुर्बेकारी के ताने देना इंतहाई आसान और ख़ुद को कामयाब, अहल और तजुर्बेकार साबित करना इतना ही मुश्किल। जनाब, यहाँ वक्त, तारीख और पोजीशन बदलते हुए देर नहीं लगती। बस वक्त की बात है और वक्त की यही सच्चाई है कि वक्त एक सा कहा रहता है। एक वक्त वो था जब PTI हुकूमत में और PDM ऑपोजिशन में थी, और एक वक्त ये है कि PDM हुकूमत में है और PTI ऑपोजिशन में है। एक वक्त वो था जब महंगाई 14% थी और एक ये वक्त है कि महंगाई 30% से भी ऊपर है। एक वक्त वो था जब PDM महंगाई के खिलाफ कराची से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद तक महंगाई मार्च किया करती थी, और एक वक्त ये है कि ये खुद महंगाई किए जा रहे हैं। एक वक्त वो था कि जब PDM PTI को एक दिन में ज्यादा बिल पास कराने पर खरी सुनाती थी, और एक वक्त ये है कि खुद एक दिन में क्या एक घंटे में दर्जनों बिल बगैर पढ़े, बगैर बहस के पास किए जा रहे हैं। एक वक्त वो था जब करप्शन केसेस को सियासी इंतकाम और झूठ कहा जाता था, और एक वक्त ये है कि इसी तरह के मुकदमात बनाए और चलाए जा रहे हैं। एक वक्त वो था जब पेट्रोल और बिजली महंगी करने को आवाम पर बोझ कहा जाता था, और एक वक्त ये है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने को कौमी मफाद कहा जा रहा है। एक वक्त वो था जब पेट्रोल की कीमत सिर्फ 3 रुपए बढ़ाने पर उसको कौम पर एटम बॉम्ब करार दिया जाता था, और एक वक्त ये है कि खुद 20-20 और 30-30 रुपए बढ़ा रहे हैं, और हुकूमत इसको छोटा सा पटाखा कहने को भी तैयार नहीं है। एक वक्त वो था जब पेट्रोल 150 रुपए का करने पर महंगा के नारे लगते थे, और एक वक्त ये है कि पेट्रोल 300 रुपए का होने आया है और हुकूमती सफ़ों में कब्रिस्तान सी खामोशी है। एक वक्त वो था जब मिफ्ता इस्माइल पेट्रोल की कीमत बढ़ाते थे तो मियां नवाज शरीफ गुस्से से लाल पीले होकर एहतजाजन इजलास छोड़कर चले जाते थे, और एक वक्त ये है कि वजीर खजाना एक ही झटके में 20 रुपए इजाफा कर दें तो मियां साहब को ना खबर होती है और ना उनकी तरफ से कोई एहतजाज या गुस्सा किया जाता है। एक वक्त वो था जब मिफ्ता इस्माइल दुकानदारों पर टैक्स लगाते तो मरियम नवाज का ट्वीट आ जाया करता था कि इसको वापस लिया जाए, और एक वक्त ये है कि डार टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, मिनी बजट दिए जा रहे हैं, IMF की शराइत पूरी करते करते असासी गिरवी रखने को तैयार हैं, और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाते बचाते 24 करोड़ अवाम को डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन मरियम नवाज का ट्विटर मुस्तकिल खामोश है। एक वक्त वो था जब PTI ने जाते जाते पेट्रोल की कीमत कम कर दी थी, और एक वक्त ये है कि शहबाज शरीफ ने जाते जाते पेट्रोल 20 रुपए महंगा कर दिया, और बस पेट्रोल महंगा होने की देर थी कि हर चीज़ मजीद महंगी हो रही है, और इस बढ़ती महंगाई पर आवाम बहुत गुस्से में है, और शायद महंगाई करने वालों का इलेक्शन के मैदान में इंतजार कर रही है। सवाल ये है और अहम है कि आखिर वक्त और पोजीशन बदलने से उसूल क्यों बदल जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ तोशा खाना के केस में चेयरमैन PTI को इस सूरत हाल में वक्ती तौर पे तो रिलीफ मिल गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन तोशा खाना केस का फैसला आज महफूज होना था, लेकिन अब मजीद ये कुछ और दिन चलेगा। आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान इस्तेहकाम पार्टी हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक गवान साहिबा ने, हमें वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अजहर सिद्दीक साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, और PMLN के MNA हैं अली गौहर बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। अच्छा फिरदौस साहिबा, आपसे शुरू करते हैं, और पहले तो आपको मुबारक हो कि आपकी पार्टी का 21 नुकाती मंशूर जो है वो भी सामने आ गया है। ये इलेक्शन कमीशन ने आपके साथ क्या किया? आपने शाहीन और उकाब का निशान इंतखाबी मांगा और उन्होंने चिड़िया का निशान तजवीज़ कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पारस
शुक्रगुजार हूँ आपकी। बड़े अरसे बाद थैंक हम स्टूडियो में बिल्मो शफा हम कलाम होने जा रहे हैं जी। देखिए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उकाब का निशान चाह रही थी कि हम इकबाल के उस पाकिस्तान को ढूंढना चाह रहे हैं जो इकबाल का शाहीन और करगस का जहां और वो जो शाहीन का जहां है उसको इकबाल के वो नौजवान जो है उन्होंने हमेशा क़याम पाकिस्तान के लिए जिस मुतहरक और हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, आज इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए भी हमें उन नौजवानों को फोर फ्रंट पे इकबाल के शाहीन के तौर पे एक अलहदा जहां जो जिसके लिए ये मुल्क बना था उसको आबाद करने के लिए वो निशान मांगा। लेकिन वो निशान वो जनरल मुशर्रफ की पार्टी का इंतखाबी निशान है। उसमें ऐसा था कि जनरल मुशर्रफ की जो जमात थी उसको चूँकि इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स हैं, बाय लॉज हैं, कोई भी जमात जब वो उस निशान को रिटेन करती है तो जो जिसके नाम से पार्टी रजिस्टर होती है वो कस्टोडियन होता है। ठीक। और चूंकि जनरल साहब के बाद वो 3 हिस्सों में पार्टी डिवाइड हो चुकी है जी। और कल भी उसके 3 दावेदार थे। हर कोई कह रहा था कि मैं मुस्लिम लीग। चले अभी तो चिड़िया आपको मिल रही है ना, अगर चिड़िया मिल भी गई तो क्या वो बल्ले, शेर, शाहीन और तीर का मुकाबला कर लेगी? जी, चिड़िया हमारा टारगेट ही नहीं है। शाहीन इंशाल्लाह वो इस सरबुलंदी से आपको पता है कि दरवेश इस वक्त पाकिस्तान को दरवेश सिफ्त शाहीन की जरूरत है। और चिड़िया है कि जो शाहीन अगर निशान अगर मिलता है, चिड़िया जो है हालात का मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा, नहीं, लेकिन आप चिड़िया को अकेला अगर हम समझे तो ऐसा हो सकता है ना, लेकिन अगर चिड़िया जो है उसके पीछे शाहीन, शेर, बल्ले और तीर वाले मौजूद हों तो अकेली चिड़िया भी बहुत कुछ कर सकती है। चिड़िया हमारी वो मासूम और प्यारा परिंदा है कि जो सिर्फ ख्वाहिशात के साथ जुड़ा, ठीक, एक छोटा सा मजलूम सा और एक सियासत के इस जंजाल के अंदर असल ताकत तो पीछे है। वो सहमे हुए परिंदे में भी वो हवा भर देती है जिस असल ताकत पीछे वाली की बात है। आपकी पुरएतमादी देख के मुझे लगता है कि यकीन दहानियां कराई गई हैं आपको। मेरी पुरएतमादी आपको ये समझना चाहिए कि उकाब जो है वही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का निशान है और इंशाल्लाह इसी निशान के साथ हम इंतखाबी मुहिम में जाएंगे। तोशा खाना के ऊपर, ये तोशा खाना जो केस है फिरदौस साहिबा, आज गेंद फिर सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह की कोर्ट में चली गई है। सेशन कोर्ट कल फैसला करेगा आया काबिल समात है भी या नहीं है। और सेशन कोर्ट के आपको पता है एक जज भी तब्दील हो चुके हैं। 3 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, 2 दफा सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह का खेल कब तक चलता रहेगा? जब तक पोल डिसाइड नहीं होता कि गोल होना किधर है। किधर होगा वैसे? जब तक गोल अभी तो ड्रिल हो रही है ना, तो पोल पता चले तो बाल पोल में जाती है ना, तो फेंकेगा कौन बॉल उस पोल के अंदर? स्ट्रोक किसका लगना है? किसने स्ट्रोक? मास्टर स्ट्रोक जो होगा वो मास्टर स्ट्रोक कानून और आइन की बालादस्ती का होगा। अच्छा। और वो मास्टर स्ट्रोक जो होगा डिफेंडर उसको डिफेंड नहीं कर पाएगा और वो सीधी पोल में ही। लेकिन वो डिफेंडर कह रहा है कि मेरा जो हक दिफा है वो खत्म किया जा रहा है। वो कहता है जिस गवाहान को मैं पेश करना चाहता हूँ उसको पेश करने की इजाजत नहीं मिल रही, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। वो कहता है गोशवारे मैंने नहीं, मेरा जो कंसल्टेंट है उसने भरे थे, मुझे क्या पता कि गोशा खाना वो तोशा खाना का जो खाना है वो खाली छोड़ा या उसने उसको भर दिया। इस मासूमियत पे कुर्बान होने को दिल चाहता है कि मैं या मेरे अलावा कोई भी अवामी नुमाइंदा जब उस पे साइन कर देता है उसके ऊपर आपके गोशवारों पे जी, तो होशो वास में हूँ तो पढ़ के साइन करता है और देख के साइन करता है। और इस श्योरिटी क्योंकि उसके ऊपर एक बयान हल्फी लगा होता है कि जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है और सच के अलावा कुछ नहीं है। तो इट मीन्स कि या वो उस वक्त शायद प्रॉपरली फिजिकल मेंटल ओरिएंटेशन समझ गए किसी जगह पर ठीक नहीं थी, या फिर साइन जो करवाने या उन्होंने साइन नहीं किए। कह रहे तोहफे भी मैंने नहीं बेचे, वो भी मिलिट्री सेक्रेटरी ने जाके तोहफे बेचे थे। अगर वो कह रहे हैं अदालत उनको बुला लेना गवाह के तौर पे। देखिए ये कितना अच्छा होता कि ये मिलिट्री सेक्रेटरी की बजाय लाइफ पार्टनर को अपने साथ
उनका भी किरदार है इसमें तोशा खाना में, क्राइम पार्टनर का रूप उन्होंने धार लिया, तो उनका नाम लेते ना कि भी मिलिट्री सेक्रेटरी को, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। अगर मिलिट्री सेक्रेटरी आके वहाँ ये कहता है कि फर्स्ट लेडी के कहने पे ये किया या लाइफ पार्टनर का, तो घरेलू खातून है ना वो, तो देखिए ये तो दूर के ढोल सुहाने हैं। जिस जिसने राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने, जिस जिसने उनके साथ काम किया है, जिस जिसने उनको करीब से देखा है, उस हाउसवाइफ के सारे चर्चे, सारे किस्से, सारी कहानियां पीटीआई के बच्चे बच्चे को पता है। तो क्या किरदार उसी किस्म का है जो अलकादिर ट्रस्ट केस में आप हमें बताती हैं, जिस किस्म का किरदार 100% वैसे ही कार्रवाई हो सकती है? और मेरा मासूम कप्तान जो है वो ये जाहिर कर रहा है कि लाइफ पार्टनर है, क्राइम पार्टनर नहीं है, जबकि पूरी कौम जानती है कि लाइफ पार्टनर ही क्राइम पार्टनर है, क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएट किया। जो कुछ हुआ उस माले मसरूका के सारे खुरे कप्तान के घर तक जाते हैं। तो कप्तान को मिलिट्री सेक्रेटरी के घर तक जाने की बजाय बनी गाला के उन जीनों तक पहुंचना चाहिए जहां तक वो पहुंचे, और फिर वहां से कहां वो दुबई और आगे पीछे जाते रहे। लेकिन मैं देखिए 22 साल जो मेरा एक पॉलिटिकल कैरियर और तजर्बा है कि ये तोहफे लेना कोई जुर्म नहीं, ठीक है, ये एक हमारी रवायत है, कानून उसकी इजाजत देता है। उस तोहफे को बेचना जो है ये पूरी कौम की तौहीन है, और फिर वो इल्जाम तो ये कि डिक्लेयर नहीं किया, आप उसको इस्तेमाल करें ना, आपको तो दिया गया इस्तेमाल के लिए। अच्छा, अब आप बेच क्यों रहे हैं, ये सवाल है। और मैं चाह रही हूँ अजहर सिद्दीक साहब जरा इस पे बात करें। अजहर सिद्दीक साहब, ये तोशा खाना का केस जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है, जरा क्लियर करें ना कि ये केस असल में है क्या, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यही कह रही है कि जी वो कम कीमत पे तहाइफ खरीदे और उसे आम मार्केट में बेच दिया, लेकिन जो मुखालिफिन है ना वो ये कह रहे हैं कि भाई असल में मिस डिक्लेरेशन का केस है, गोशवारों के अंदर वो रकम नजर नहीं आ रही, उसको जाहिर नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया। एक तो तरीके इस्तेकाम पार्टी को मुबारक हो, शाहीन से उकाब या उकाब से चिड़िया, चले वो तो वक्त बताएगा। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, तहरीक नहीं है। अच्छा हाँ, वो इस्तेकाम, वो मैं जरा पाकिस्तान और इस्तेकाम पाकिस्तान गिन रहे हैं ना। मैं वो इसलिए कहा है ना, मैंने इसलिए कहा है कि आपको पता है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जब गिराना था तो शाह महमूद जतोई, शाह जतोई, मुस्तफा खार वो अलहदा हुए। फिर आपको पता है वो पैट्रियट जब बनी पीपल्स पार्टी आ जाते हैं। हाँ चलें हम आते हैं उसकी तरफ। पहले तो बात मैं बताता चलूं कि ये जो कह रहे हैं ना करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, अगर वो है तो जाए नैब के पास, FIA के पास जाए। ये करप्शन का केस तो नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर लें। पहले जो हम लगे हुए ना पता नहीं क्या कर दिया, कुछ नहीं किया। हाँ वो मैंने डिटेलें निकाली थी। अब पूरी कौम मुतालबा कर रही है कि जनाब वो किधर की मर्सिडीज की गाड़ियां, वो किधर की गाड़ियां जो बेची थी, वो सारी 1990 से जो मैंने सारे निकलवाए हैं, जो मैंने तोशा खाना की डिटेलें निकाली है। बिल्कुल हकीकत है ये। आज इस हमाम में ये ज्यादा नंगे ये लोग हैं सारे जो बातें कर रहे हैं बैठकर, और कई ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किए हुए हैं। अब निकाल लें, बेगम कुलसूम नवाज के निकाल लें, नवाज शरीफ के निकाल लें, अब आसिफ अली जरदारी साहब वगैरह सबके निकाल लें, आप परेशान हो जाएंगी। अब चलते हैं आगे, है क्या वो है क्या चीज भाई बड़ी सीधी सी बात है। जो यहाँ हमारे यहाँ जरा तो हमारे अपने पॉलिटिशियन नहीं समझते, इनकम टैक्स में रिकॉर्ड में इनकम टैक्स जब रिटर्न फाइल कर रही थी वेल्थ स्टेटमेंट देनी होती है। जब वेल्थ स्टेटमेंट आप देते हैं ना, वो जून क्लोजिंग की बात होती है, पूरा साल आपने क्या कुछ किया है वो ये नहीं बताना होता। आप आखिर में एंड में क्या क्या चीजें रह गई है वो डिक्लेयर करनी है। सर आपकी बात ठीक है, आप डिक्लेयर करने की बात करें, लेकिन खान साहब मालों में रकम दर्ज ना करने का मलबा तो अपने अकाउंटेंट पे ऊपर डाल दिया है ना, तो क्या ये कह देना काफी है सर? मतलब आपको याद है जब ये वो जो ऑफशोर कंपनी का मामला खान साहब का सामने आया था, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अकाउंटेंट के कहने पे मैंने खोल ली है। उससे पहले तो वो उसको भी गैर कानूनी करार दे रहे थे। भाई ये कैसा अकाउंटेंट है जो अपने क्लाइंट को ही हर दफा मुश्किल में डाल देता है? मैं बताता चलूं, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि पहली तो बात है वो नॉमिनेशन पेपर की हद तक मामला है। ये अपनी नौयत का ये पहला केस है पाकिस्तानी तारीख में, इस तरह का केस आज तक तारीख में कभी नहीं हुआ। ये जो नई कहानी छेड़ी हुई है ना, हाँ वो कागजात नामजदगी में 62(1)(f) लगता है, उसमें नवाज शरीफ नाहल हुए हैं, बहुत से लोग नाहल हुए, ये तो रिकॉर्ड की बात है। जहांगीर तरीन उसमें नाहल हुए थे, 62(1)(f) के कॉन्टेक्ट से बात है। ये बात है क्या? बात ये है कि 30 जून तक आपके 2018 के जो आपकी डिटेल्स थी आपने दिसंबर में डिक्लेयर करने थे,
उस दिसंबर के डिक्लेरेशन के बाद 120 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन खोल सकता है उसको। 2018, 2019 और 2020 इसकी हर साल 120 दिन में मियाद खत्म हो चुकी हुई थी, और अल्टीमेटली जो है में अब था ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इसने कुछ नहीं किया। बदनीति के साथ शाहनवाज 5-6 पॉलिटिशियन उठे, स्पीकर के पास चले गए, 63 का वो भी नहीं बनता था। फिर कमाल की बात ये है सर, ये इलेक्शन कमीशन का मामला चल रहा है, मैं तो इसके हवाले से बात कर रही हूँ। आज देखें अजहर सिद्दीकी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें आपकी एक दरखास्त तो मुस्तरद हो गई ना, जो आप कह रहे थे कि ये जो केस है किसी और जज के पास इसको ट्रांसफर किया जाए। तो इसका मतलब ये है फिर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, वो समझती है कि उनका किरदार ठीक है, वो उनके किरदार से मुतमईन है, और सुप्रीम कोर्ट से भी आपको इस हवाले से रिलीफ नहीं मिल सका। देखिए, पत्ता हाल हमारा जाने न जाने, गुल न जाने, आग तो सारा जाने। देखिए, उसकी हद तक जो उन्होंने ट्रांसफर करने वाला मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। दायरा इख्तियार फिर कह दिया है, जो मैं पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं ना। पहली तो बात है, हर चीज डिक्लेयर है, अकाउंटेंट को बुलाना है। हम देखे ना, हमें क्या है, हमें तो मौका ही नहीं दिया गया। जो शहादतें हमने पेश करनी थी वो शहादतें पेश ही नहीं करनी थी। नहीं तो खान साहब तो कह रहे हैं मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाया जाए, वो गवाह सेक्रेटरी ने डिक्लेयर करना था सर इसको। वो तो कह रहे हैं ना कि मेरे जिम्मे तो यही था इवैल्यूएशन और उसके बाद फरोख करना मार्केट में, वो कर दिया उन्होंने। उनको गवाह के तौर पे बुलाकर क्या हासिल होगा? मतलब देखिए, सवाल ये नहीं है, मैं ऐसी बातों में किसी में जाना नहीं चाहता, लेकिन एवरीबडी नोज कि तोशा खाना के प्रॉपर जो है ना, जो आप चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, ये तारीखी तौर पर है। सर कभी नहीं काम ये किया, ये आज तक मैं चैलेंज करता हूँ, आज तक दिखा दें, आप एक इंक्वायरी दिखा लें जो ये तय कर दे कि आज तक सबने असासे अपने पास रखे हुए। मैं जरा पूछ लेती हूँ, ठीक बात है अली गौहर बलोच साहब, वो बाकी ये सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये केस नहीं है, और आप लोग कहते हैं कि मिस डिक्लेरेशन का ये पहला केस है। सर, आपकी हुकूमत ने तो तहफ़ के हवाले से बाकायदा बिल ही मंजूर कर दिया है ना, कि अब तहफ़ तोशाखाना में ही जमा करवाने होंगे, और ना जमा करवाने की सूरत में 5 गुना ज्यादा जुर्माना होगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अली गौहर बलोच साहब, क्या इसलिए ऐसा किया कि जो आगे मुस्तकबिल की भी पेशबंदी कर दिया आप लोगों ने, ना कोई तहफ़ ले जा सकेगा और ना ही किसी पे इल्ज़ाम लगेगा? और अजहर सिद्दीकी साहब का भी जवाब दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अजहर सिद्दीकी साहब जो हैं वो मतलब है कि जाहिर है लॉयर हैं, और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर है उस तरीके के साथ ही देना है जिस तरह से कि अदालत में दिया जाता है, प्रोग्राम में भी। लेकिन देखिए, 2-3 चीज़ें अहम हैं। पहली बात तो ये है कि एक वो शख्स जिसने पिछले 8-10 साल से पूरे पाकिस्तान को चोर और डाकू डिक्लेयर किया हुआ था, और खुद ना सिर्फ मदीना की रियासत की बातें करते हैं बल्कि खुद ये समझते थे कि वो गंगा जमुना नहाए हुए हैं, और बिल्कुल वो इतने ऑनेस्ट है कि उनको फरिश्ता सिर्फ इंसान है जी होंगे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हमने तो उनको देखना है कि उनका अपना ذاتی किरदार क्या रहा जब वो इक़्तिदार में आए। क्या पाकिस्तान की वो बदतरीन करप्शन नहीं हुई पाकिस्तान में जब इमरान अहमद यादी साहब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए? आप ये देखें, तो इसमें 2-3 चीजें सर हम देख लेते हैं, लेकिन आप ये देख लें कि अजहर सिद्दीकी वो कह रहे हैं तोशाखाना करप्ट प्रैक्टिस ही नहीं है। देखिए मैं किसी हद तक इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बात ये है कि तोशाखाना से चीज लेने के कुछ तरीक़ेकार है। अगर आप उस तरीक़ेकार को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आप चोर हैं। चोरी ये है कि जब आपकी तोशाखाना में चीजें आई और आपने वो चीजें ली, तो लेने के लिए जो आपने उनको वैल्यूएट करवाया वही गलत करवाया। अरबों रुपए की चीजों को बहुत कम कीमत पे वैल्यूएशन करवाया। दूसरी बात ये है कि आप सर वो कहते हैं कि ये जो इवैल्यूएट किया गया ये मेरे सेक्रेटरी ने वो कह रहे हैं मैंने खुद ये नहीं किया। मेरी गुजारिश सुन लें, उससे अगली बात सुन लें कि जो तोशा, मैं इनकी क्रेडिबिलिटी भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ। ये जो मदीना की रियासत की बातें करते थे जी। इनकी क्रेडिबिलिटी ये थी कि उनकी एहलिया की ऑडियो सामने आई कि वो अपने पीएम हाउस के बंदे को क्या हदायत जारी करनी थी वो पूरे पाकिस्तान ने सुनी है। ये भी उनकी ईमानदारी का था। जिस दुकान पे वो तोहफे बेचे गए उस दुकानदार ने कहा कि ये रसीदें जेली हैं और ये मेरी इतनी वेल्थ ही नहीं है, मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं इतनी कोई महंगी चीज खरीद सकूं। उसको भी पूरे पाकिस्तान ने सुना। और सबसे आखिरी बात इस केस से रिलेटेड ये है कि जो उन्होंने डिक्लेयर करना था, मैं खुद MNO, हम हर साल कोई चीज बेचते हैं या कोई लेते हैं, चाहे हम बेच चुके हो, लेकिन हमने लिखना होता है कि ये चीज मैंने फलां वक्त में बेची क्योंकि ये पहले मेरी मलकियत थी।
تو اس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، اور اب مدعا یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو میرے اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لیں. بھائی جو اکاؤنٹنٹ سے نہیں پوچھا جاتا، پوچھا اسی بندے سے لیکن جاتا ہے. اکاؤنٹنٹ سے غلطی ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، کہہ رہے ہیں گواہان نہیں پیش کرنے دیے جا رہے ہیں، ایک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے، ان کو جج کے اوپر اعتراض ہے. تو علی گور بلوچ صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ اعتراضات بلا جواز ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے؟ فارس غلطی نہیں ہوئی تھی، ایکچولی چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا اور اس کو چھپانا چاہتے تھے، ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب چور چوری کرتے ہوئے 100 دن تو بچ سکتا ہے نا، لیکن الٹیمیٹلی ایک دن تو پکڑا ہی جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک سر آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کی جو سر آپ کی جو قیادت ہے نا وہ سپریم کورٹ اور احتساب عدالت کے ججز پہ تنقید کرتی رہی ہے. دیکھیں اور وہ کہتے یہی باتیں جو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی اعتراضات اٹھا رہے ہیں وہ بھی اٹھاتے رہے. اور آج بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ پینما کیس میں عدالت کے فیصلے جو ہوئے اس میں ہماری قیادت کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. تو جب آپ کا یہ معیار اپنی لیڈرشپ کے لیے تو کیا اپنے مخالف کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے؟ چونکہ اعتراضات جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے وہ بھی دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں مجھے جج کے اوپر اعتبار نہیں ہے، عدم اعتماد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گواہان نہیں پیش کرنے دیے جا رہے، یک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے، میرے حق ڈیفنس جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے اعتراضات ان کے؟ اتنی پیشیاں ہوئی ہیں جب اپنے وکلا کے ذریعے ڈیلے کرتے رہے ہیں، اور توشہ خانہ کیس کو آج تک انہوں نے فیس نہیں کیا. 43 پیشیاں ہوئی ہیں اور وہ 5 میں پیش سینہ تان کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ تھا کہ باقی سارے لوگ تو وہ جن کو بقول ان کے چور اور ڈاکو ہیں، میں ایماندار ہوں، میں عدالت میں کھڑا ہوں، میں پیش ہوتا ہوں، میں اپنی صفائی پیش کرتا ہوں. یہ تو ہم لوگوں سے مختلف ہے نا، ہمارے بارے میں تو ان کی رائے بڑی مختلف ہے، لہذا اور اپنے بارے میں بھی ان کی مختلف ہے. جو پوری دنیا ان کے بارے میں القادی ٹرسٹ کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ توشہ خانہ پہ آپ نے بات اس پہ بھی بتائیے گا علی گور بلوچ صاحب. القادی ٹرسٹ کیس آپ سمجھتے ہیں وہ بھی درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے؟ بالکل. القادر ٹرسٹ سے بڑا 90 ارب کا یہ تقریباً بنتا ہے یہ ڈاکہ، اور اس کا ڈیسیژن تو عدالتیں کریں گی. اور آپ نے پیناما کا ذکر کیا، موجودہ سپریم کورٹ کے جج نے پیناما کیس میں ججمنٹ دی ہے کہ وہ کیس جھوٹ پر مبنی تھا اور فراڈ پر مبنی تھا. اور جسٹس صدیقی کی بھی آپ نے باتیں سنی تھی اس وقت، جس جج صاحب نے سزا سنائی تھی ان کی بھی آڈیو ویڈیوز آپ نے سنی تھی. اب سلطان احمد نیازی صاحب کو چاہیے کہ جو ان کو اب قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ فرح گوگی کے ذریعے اور بشرا بی بی کے ذریعے کیا نیکسس بنا ہوا تھا اور کس طرح سے کرپشن ہوتی تھی اور کس طرح سے جاتی تھی. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ان کی چوریوں کی، ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اصل صدیق صاحب بات کر رہے ہیں، جلدی سے کر لیں پھر میں فردوس صاحبہ سے ذرا آپ کی جو کیسز ہیں ان کی بھی بات کروں. آپ جواب دے لیں جلدی سے، اور وہ ذرا فیس بک پوسٹوں کا بھی جواب دے دیجیے گا. سر وہ ایف آئی اے نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو جج جن کے اوپر آپ لوگوں نے کہا کہ وہ پوسٹیں لگوائی ہوئی تھی انہوں نے مبینہ اپنے فیس بک کے اوپر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیلیٹ کر دی گئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی پوسٹیں ہی نہیں تھی، اور وہ جو اسکرین شاٹس تھے وہ بھی جعل سازی سے بنائے گئے تھے. اچھا پہلے تو بتا دوں کہ وہ خارق نے دیکھ لیا، ثبوت وہاں موجود ہے، ایف آئی اے نے انکوائری کر رہی ہے، اس میں سارے ثبوت دوبارہ ایف آئی اے کو بھیج دیا ہے نا مزید انکوائری کے لیے. سر اگر اسکرین شاٹ جعلی نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ڈیفینیٹلی وہ جن کے خلاف کاروائی بنتی ہے، لیکن اگر وہ سچ نکل آئیں تو پھر آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کون پکڑے جائیں گے. اب بات بڑی سیدھی ہے، آپ کو صرف یہ بتانے لگا ہوں کہ تقریباً یہ 17 مہینوں میں 15-16-17 مہینوں میں یہ اندر آپ نے کرپشن کی بڑی باتیں کوئی کرپشن ثابت کر لیا آپ نے. ابھی تک تو ایک کیس کسی عدالت میں آپ لے جا نہیں سکے، یعنی جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ کرپشن کا کیس نہیں ہے. اور یہاں کیا ہے، یہاں اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز آپ نے نیب میں ترامیم کر کے کوزے میں بند کر دیے، لانے کے کیسز بند کرائے اور مٹی میں پھینک دیے آپ نے. اور آپ آج بھی چیلنج کرنے لگا ہوں آپ کو کہ یہ 17 مہینے کے اندر اتنی کرپشن آپ نے کیا کیا، 50 کروڑ سے کم کی تو کرپشن ہی نہیں ہے. اور آپ نے اسی میں تو وہ کیسز ختم ہو گئے نا. اگر پہلے ان کو نیب جو ہے وہ ولن لگتا تھا، پھر اس کے انہوں نے ناخن کاٹ دیے، پھر راتوں رات آرڈیننس کر کے اس نیب کے ناخن بڑھا دیے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں ذرا فردوس صاحبہ سے ذرا پوچھوں. فردوس صاحبہ القادر ٹرسٹ کیس آپ اس میں بھی بڑی پر اعتماد نظر آتی ہیں کہ اس میں بھی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گرفت میں آ جائیں گے، لیکن یہ اتنا سلو موشن کا شکار کیوں ہے؟ دیکھیں پارس، اس کا جواب دینے سے پہلے میں 2 چیزیں اہم ہیں جو اس آپ کی پچھلی گفتگو کے ساتھ ان کی اہمیت ہے. یہ سارا جو سچویشن سینیریو جو جس سے اس وقت پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی قیادت گزر رہی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کرائسس کس نے پیدا کیا. آج اگر وہ کیسز ہیں تو ان کیسز وہ امینڈمنٹس ہیں نیب میں یک طرفہ ہیں، یا اس کے ساتھ جتنی بھی ابھی لیجسلیشن ہو رہی ہے، تو اس قوم کو آپ صرف
मौजूदा PDM की हुकूमत को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके पीछे भी PTI की क़यादत के वो फैसले हैं जो ज़िद, अना और मौका परस्ती से जुड़े हुए हैं। 15 माह इनको हो गए, अभी भी वो फैसले चलते चले आ रहे हैं। इसकी वजह है ना, देखें सियासत के अंदर आप अदम एतमाद के जरिए असेंबली, हुकूमत से बाहर होना, प्राइम मिनिस्टर की सीट से उतरना, ये सारे फितरी अमल होते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इसका मतलब ये कहाँ लिखा है कि अगर आप हुकूमत में हैं तो आप पार्लियामेंट में हैं, अगर आप हुकूमत में नहीं हैं तो आपने पार्लियामेंट में नहीं रहना। फिर ये कहाँ लिखा है कि अगर आप पार्लियामेंट से बाहर हो गए तो फिर उसके बाद दोनों सूबों में आपकी जो वहाँ हुकूमतें थी उनको आप ख़त्म करें। 90% जो क्राइसिस इस वक्त ये मुल्क जिससे गुजर रहा है वो PTI की उन गलत फैसलों की और गलत हिकमत अमली की वजह से हम उस क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। हम PTI का जो भी हमारा 4 साल या पौने 4 साल का पीरियड था, हम लोग अपने आप को समझते थे कि हम नालायक और नाअहल हैं और हम इस मुल्क को बेहतर तरीके से सर्व नहीं कर पा रहे जिस तरह करना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम के अंदर वो गैप्स, खला और कमिटमेंट और एक्सपीरियंस की कमी थी। लेकिन जो तजर्बाकार 15 आए, 15 जमातें, उनका जो इस वक्त उन्होंने पाकिस्तान का हाल किया, ये मैं ब्रेक के बाद आपसे इस पे जरा तफसील से बात करूंगा। ब्रेक अल्टीमेटली हमारे भी उस्ताद निकले। हाँ। तो ये इंडिकेट करता है, इस पे जरा बात करनी है कि क्यों अभी तक इत्तेफाक राय भी नहीं कर सके। लेकिन मुझे एक बात बता दें, क्योंकि आपने एक नया इंकिशाफ अल-कादिर ट्रस्ट केस में किया, आपने ये कहा कि जब आपने वो बिजनेस टाइकून जो है उसका नाम लिया तो आपको एक धमकी आमेज मैसेज आया, और आपने जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका जिक्र किया तो उन्होंने आपसे कहा कि तुम्हें पता तो था ये खुफिया मुआहदा था, तो नाम नहीं लेना चाहिए था। ये किस वक्त की बात है और उस वक्त आवाम को क्यों नहीं बताया? देखिए, ये एक बदकिस्मती कह ले कि उस टाइकॉन का नाम, प्रॉपर्टी टाइकॉन का कोई शख्स भी मीडिया के ऊपर उसके तमाम तर, ये अल-कादिर ट्रस्ट केस चल रहा है ना जी, ये मुझे बताएं कि इस केस की मूजद और माँ और रूट काज कहाँ से है, बेसिक किसकी वजह से ये केस जो है वो सारा मार्ज वजूद में आया। आज भी मुझे चैनल्स गिन के बता दें जहां ये बात डिस्कस हो रही है कि वो इल गॉटन मनी किसकी थी, वो यूके में कैसे पार्क हुई, ठीक है, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के उस सारे प्रोसेस से गुजर के अकाउंट्स तक कैसे आई, उसका नाम लेना आज भी चैनल्स के ऊपर जुर्म है। वो जो मलिक रियाज साहब हैं, वो जो मलिक रियाज साहब हैं, उन्होंने आपको, मैंने लिया नाम और मैंने इस पे बात भी की है। मुझे बताएं कि मैसेज क्या किया था उन्होंने? उनके बेटे ने किया। क्या मैसेज? अली मलिक ने किया। क्या मैसेज था? उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी कि मुझे आपका स्पेशली शुक्रिया अदा करना है कि आपने हमारे खानदान पे वो लुटेरे, चोर और डाकू का लेबल लगा के हमें मीडिया के अंदर ये मुतारफ कराया कि आप हमारी लूटी हुई दौलत जो थी वो पाकिस्तान लेके आए हैं। क्योंकि मैंने वो क्रेडिट लिया कि इमरान खान ने ये वादा किया था इस कौम से कि मैं आपकी लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, तो कौम को मुबारक हो कि उस सिलसिले की पहली किस्त जो है वो पाकिस्तान आ गई है और पाकिस्तान के अंदर जो लूटी हुई दौलत है उसके आने का सिलसिला शुरू हो गया और ये पहली ट्रांच आई है। और वो उसके रिवर्स उन्होंने कहा कि किसी की ये जुर्रत नहीं थी, और हकीकत भी ये है कि चैनल्स को नहीं पता था कि मैंने लाइव क्या नाम ले लेना है। तो अगर किसी माई के लाल को ये पता होता, उन्होंने मुझे सेंसर करना था, वो नाम चैनल पे चलना ही नहीं था। उसके बाद जो न्यूज बुलेटिन चले, किसी न्यूज बुलेटिन में वो नाम नहीं चला था। ठीक, वो नाम सिर्फ जो मैं ले चुकी थी मीडिया में वो खड़े होके लाइव वही चला। और वो लूटी हुई दौलत ही कहा कि वापस आ गई, वापस आई ना, थी लूटी हुई दौलत। इल गॉटन मनी मीन व्हाट, जो आपने वहां पार की, इट मीन्स व्हाट। उसके बाद जब ये जुर्माने में सेटलमेंट कर दी गई, उसके बाद जब वो मैसेज आया और वो मैसेज जो है वो उन्होंने तारीफ कराया कि मैं कौन बोल रहा हूँ और मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था कि आज तक किसी की ये जरूरत नहीं थी और आपने मेरे खानदान को जो अलकाबात दे के नवाजा है, तो ये आपके एहसानात हैं। आपने क्या जवाब दिया? इसका वो तो मैसेज था ना, तो मैसेज पे कोई जवाब नहीं दिया, आपने भी रख लिया। नहीं, आप मुझसे ये तो नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, जवाब नहीं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये हुआ कि मैं मुझसे इस्तीफा दे के मुझे घर भेज दिया गया, ये मेरा जुर्म था ना, ये वो कसूर था। और जो के सब पूछते थे ना कि क्या हुआ, जो स्टोरियां कहानियां घड़ी गई
جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی. اصل جو حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ وہ گینگ جو کسی صورت بھی یعنی اس وقت کے پرائم منسٹر آفس اور ان راہداریوں کا کسٹوڈین تھا, اور شہزاد اکبر کبھی ہو سکتا تھا کہ وہ ان کی رائے اور منشا کے بغیر سانس بھی لیتا. آپ کہتی ہیں کہ اعظم خان اور شہزاد اکبر ہی اصل میں گورنمنٹ چلا رہے تھے, تو یہ جو اعظم خان کا بیان ہے یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ اظہر صدیق صاحب پچھلے ہفتے پروگرام میں تھے. گھر کے چراغ سے اس گھر کو آگ ہی گھر کے چراغ انہیں لگائی, کیونکہ جن چراغوں کی روشنی میں خان صاحب اندھیرے مٹانے نکلے تھے وہ اس وقت بھی وہ خود ان چراغوں میں سکت نہیں تھی, وہ مانگے تانگ کے تیل سے چل رہے تھے, ان کے اندر اپنی کوئی جان نہیں تھی. اس وقت بھی ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کو عوامی نمائندوں سے دور کر رہے ہیں, آپ کو جو ہے ایک حصار میں لے کے وہ ثابت ہو گیا. آج وہ اعظم خان جو ہے وہ وعدہ گواہ بنے یا وہ اچھا میں اس بات کی گواہ ہوں کہ آپ سے جب آپ پی ٹی آئی میں تھیں اور جب وزیر بھی تھیں اور آپ سے جتنی میری ملاقات ہوئی آپ اس وقت بھی یہی بات کرتی تھی, اور بار بار آپ یہی نام لیتی ریکارڈ بھی کہتی تھی, بالکل کہتی کہ یہ گینگ جو ہے یہ لیڈوب ہے. میں اس وقت بھی آپ ریکارڈ آپ کو کسی پریس کانفرنس میں عوام کو بھی بتا دیتے, اس لیے کہ وہ میری پارٹی کے مفاد میں نہیں تھا. میں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا تھا, میں نے پارٹی کو بار بار ایک ہی بات, میں خاموش ہو کے ٹی وی کی سکرین سے سائڈ پہ ہو گئی تھی, لیکن میرے منہ سے آپ نے یہ نہیں سنا تھا, لیکن ایز اے فرینڈ آپ سے میری ڈسکشن ہوتی تھی, بالکل آپ کو میں بتاتی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, بالکل کہتی. اور آج اس بچے کو پتا ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے. اظہر صدیق صاحب میرے بھائی ہیں, قابل احترام ہیں, مجھے پتا ہے کہ ان کو بھی دل میں یہ بات پتا ہے کہ یہ جو ان کے دل کی بات بریک کے بعد پوچھتی ہوں, نوسر باز ٹولہ تھا جنہوں نے آج خان کو بند گلی میں لے کے گیا, وہ اظہر صدیق جیسے وہ لوگ جن کی آس امید اس شخصیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ابھی بھی ہے, اور وہ ان کو مسیحا مانتے ہیں, صدیق صاحب بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا. اس شخص کا شاید اتنی قریب سے وہ چہرہ نہیں دیکھا جتنا ہم دیکھ چکے ہیں, اور دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں. جس کا شوق پورا ہو گیا وہ ڈسوسیٹ ہو گیا. آئی ہوپ کہ اظہر صدیق صاحب کا شوق ابھی جلدی وہ پورا نہ ہو تاکہ وہ پورا ہو گیا ان کے ساتھ کھڑے رہیں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا اظہر صدیق صاحب ذرا جواب دیجیے گا, جو فردوس عاشق اوان صاحب کہہ رہی تھی, انہوں نے تو کہا نا کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ اعظم خان اور وہ جو چلے گئے شہزاد اکبر وہی چلا رہے تھے, اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے 9 رتنوں میں سے یہ ایک رتن تھے اعظم خان. تو سر یہ سارا معاملہ ہی خفیہ تھا, جس اعظم خان کا جو بیان ہے اور جس سائفر والے کیس کی ہم القادر ٹرسٹ کیس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کو خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی ویسے, اور ان کا جواب بھی دے دیجیے گا, تو کہہ رہی ہیں آپ کا شوق پورا ہو گیا. اچھا مجھے اب ٹائم پورا دے دیجیے گا. الحمدللہ میری عمر 54 سال ہے اور میں پاکستانی سیاست میں پہلی دفعہ کسی ایک لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں, تو الحمدللہ میں کھڑا رہوں گا, میں بیٹھوں گا نہیں, ساتھ میں کھڑا ہوں گا. نمبر آف ریزنز ہے, یہ نہیں ہے. پہلی تو بات ہے آج جو بیساکھیاں لیے کھڑی ہیں نا دونوں, یعنی وہ 13-14 جماعتیں بھی اور استحکام پارٹی بھی, بیساکھیاں پھینک دیں اور پھر مقابلہ کر لیں. اور وہ جو کہتے تھے نا لاڈلا ہے, اگست میں ان کی حکومت آتی ہے 2018 میں, اور اپریل میں خواجہ آصف صاحب بتا دیتے ہیں کیا کچھ شروع ہو گیا. پھر ہم نے سارا کچھ ریکارڈ پہ دیکھا, میں ان میں نہیں جاؤں گا, میں باری باری آپ کے سامنے بتا دوں. 190 ملین کیس ہے کیا, اور جہاں تک کانفیڈینشیلٹی رکھتی ہیں وہ نیشنل کرائم ایجنسی, یعنی ان کا بھی کیس کمزور تھا, بات سے تھی کہ پیسہ دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے, تو اس لیے نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی کیس بند کر دیا. اور یہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ کنڈیشن ان کی طرف سے ہے. کیا ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ پہلی تو بات ہے کہ ملک ریاض صاحب سوال سے یہ تھا, اگر اسے کلیئر کر دیں کہ لوٹی ہوئی رقم جرمانے بھی کر دی, کیوں ایڈجسٹ کر دی؟ میں یہ تو بتا رہا ہوں کہ لوٹی ہوئی رقم, دیکھیں پہلے تو ڈٹرمینیشن ہونی ہے لوٹی ہوئی رقم کیسے تھی. پہلے تو یہ طے ہونا نا کہ ملک ریاض صاحب نے کوئی ٹھیکہ لیا تھا, کوئی کانٹریکٹ کیا تھا ملک ریاض صاحب نے, یا ملک صاحب کو میٹرو اورنج کھا گئے تھے, یا 56 کمپنیوں کھا گئے تھے, یا انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ کی تھی. ایسی چیز تو کوئی ریکارڈ پہ ہے ہی نہیں ہے. وہ جو پیسہ تھا وہ جو کوئی بھی تھا وہ ایک علیحدہ ایشو, بزنس ڈیل ہے, زیادہ سے زیادہ آپ انکم ٹیکس اویژن کے حوالے سے کوئی کیس کر سکتے تھے. اب یہ یا تو ہوتے نا پبلک آفس ہولڈر, پھر لوٹی ہوئی دولت بڑا اچھا لگنا تھا. وہ 190 ملین آپس میں سیٹلمنٹ جرمانے کی مد میں کیسے سیٹل کی جا سکتی ہے؟ جرمانہ دینا تھا نا, وہ رقم کیسے سیٹل کر دی گئی؟
कह दिया, ये मैं फिर वही बता रहा हूँ, argument है, ये मीडिया आर्गुमेंट नहीं हो सकता। डेफिनेशन है। अब इनको किसी को नहीं पता ना, मैं समझा देता हूँ कि वो पैसा उन्होंने पैसा वहां पर रखा, और एक बड़ी जबरदस्त रखिएगा, ठीक है, इनके साथ ना बड़ी जबरदस्त बात समझाने वाले प्रोग्राम होगा। फील्ड वाले जो हाइड पार्क की जायदादें हैं, ये पहले किसको बेची गई? यानी मलिक रियाज साहब के साहबजादे को बेची गई, 12 अरब की महंगी बेची गई। ये रिकॉर्ड पे मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज भी। क्या नैब ने तहकीक की कि ये 12 अरब महंगी क्यों बेचेंगी? हसन हुसैन ने क्यों? चले आपके दौर में नैब ने इस पे इंक्वायरी खत्म कर, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी तो पहले तो समझ आए क्या है कि ये पैसा प्रॉपर्टी खरीदी उन्होंने, प्रॉपर्टी खरीद के और वो सेटलमेंट कर दी कि वो जो पैसा है हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ा है। 1 रुपया भी करप्शन लियो तो आउट ऑफ द कोर्ट है, कोई 1 रुपए की करप्शन नहीं की है, तो इसलिए 2 है। और ये वाला मामला उस वक्त ठीक सर, मैं जरा इस पे अली गौहर बलोच साहब भी जरा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जरा उस पे थोड़ा सा टाइम है, जरा उनसे भी जी। देखिए मैं ये तो हमारे साथ 2 इतनी लंबी जोड़ी बातें उन्होंने की हैं, मैं 2 बातें 4-4.5 मिनट आपने जवाब दिया है इसका। मैंने कहा मैं जरा उनसे भी टाइम खत्म हो जाएगा ना, आप प्रोग्राम में आ जाते हैं इस केस पे, दोनों बहन भाई बैठ के दिल पुजारी कर लेंगे। एक और बड़ा इशू उस पे जरा बात कर लूं, मैं उस पे भी कमेंट ले लूं, चूंकि गवर्नमेंट भी साथ ही बैठी हुई है ना। अली गौहर बलोच साहब से टाइम खत्म हो जाएगा जरा सर, फिर अगर फिर आपको बुलाते हैं और उसके बाद इस पे डिटेल से बात करेंगे फिर इसके ऊपर। जी अली गौहर बलोच साहब, चीनी चोर कौन था? चीनी चोर आपके सामने मौजूद है। कौन मौजूद है चीनी चोर? आज बैठ के मैं उनमें नहीं जाना चाहता, मैं बात बड़ी सीधी है। अली गौहर बलोच साहब जरा इस पे कमेंट भी, फिर मैं निगरान वजीर आजम का भी जल्दी से पूछ लूं, ये क्यों नहीं इत्तेफाक हो पा रहा सर निगरान वजीर आजम के नाम पे, और आज जो शाहिद खाकान अब्बासी, असलम बोतानी, हफीज शेख और फवाद हसन फवाद के नाम सामने आए हैं, जो आपका हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास हुआ था, फैसला तो नहीं हो सका, तो ये नाम, इन नामों में से किसका कितना चांस है, और क्या ये नाम देना मुनासिब है जो दिए गए? देखिए बात ये है कि जो नाम है, मैं समझता हूँ कि आप देख लें कि आपके जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं जितने भी, वहाँ पर किसी जगह पर भी निगरान हुकूमत का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल। और जो साबका हुकूमतें हैं वही इलेक्शन करवाती हैं, और आपको मेरे ख्याल इर्द गिर्द पूरी दुनिया में भी आप अगर चेक कर लें तो मेरा ख्याल है कि आपको शायद ही कोई मुल्क इलेक्शन कमीशन मजबूत होते हैं ना वहाँ पे। देखिए हाँ, बात आपकी ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब निगरान वजीर आजम बनना है तो कहाँ पर लिखा है कि निगरान वजीर आजम जो है वो सियासतदान कोई नहीं बन सकता? ठीक, ये कोई भी बन सकता है। और बाकी ये है कि इसकी मशावरत के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और उसके अलावा उनकी मशावरत के बाद ही फैसला किया जाएगा। लिहाजा इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को PMLN ने फैसला कर लेना, या किसी एक, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी मशावरत के साथ ही नाम फाइनल हो। ठीक है। और अभी मैं जरूर उसमें थोड़ा टाइम, वक्त की किल्लत है, मैं जरूर बयान, ये अभी देखें इंतहाई अफसोसनाक बात है। अदर भाई जो है ना वो सिर्फ वकला वाले दलाइल देते हैं, ऐसे समझते हैं ये कोई कोर्ट रूम तो नहीं है ना। बात ये है, बात इखलाकियात की भी हो रही है और बात चोरियों की भी हो रही है। ये फिरदौस आशिक अमान साहिबा इस चीज की गवाह शायद उस वक्त कैबिनेट में भी थी, क्या वो लिफाफा किसी को पढ़ाया गया था पूरी काबीना में, ये बताया। ठीक। और दूसरी बात ये कि ये हमारे मुल्क से लूटा हुआ पैसा है। मलिक रियाज साहब या किसी के बारे में मैं चले कमेंट्स नहीं करता कि चले वो साबित होगा वो करप्शन थी, लेकिन आपकी हुकूमत ने मंगवाया कि ये करप्शन का पैसा है, और उस पैसे को अभी अगले किसी प्रोग्राम में जरा इस पे डिस्कशन करेंगे कि लूटा हुआ पैसा कैसा है, और ये लूटा हुआ है वो किसी जुर्माने में कैसे इसको सेटल किया जा सकता है। फिरदौस साहिबा जरा मुझे एक आखिरी बात बता दें, और मैं चाह रही हूँ कि आप भी जरा निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट के खजाने में आता है। ठीक सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। साहब के जुर्माने की मद में तो नहीं आ सकता। ठीक कह रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म का मामला, सर मैं एक आखिरी सवाल करूंगा, अगर ट्रस्ट के नाम पे फ्रॉड, ठीक कह रहे हैं, ये निगरान वज़ीर आज़म का मामला इतना पेचीदा क्यों हो गया है? अब तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुशावरत भी नहीं करनी, वो रोड़े अटकाने के लिए भी बीच में नहीं है, तो ये 9 जमातें मिलकर क्यों नहीं इत्तेफाक राय कर पा रही? देखिए ये एक इस मुल्क की बदकिस्मती रही है कि हमें केयर टेकर पे भी कोशिश ये होती है कि हमारा अपना वो वफादार और पर्सनली ओब्लाइज्ड और एक अपना ऐसा ओबीडियंट पर्सन इन प्लेस चाहिए, तो यही वो मिथ है जिसको टूटना चाहिए। आपसे मुशावरत की आपकी पार्टी की लीडरशिप से हवाले से? हमें इसलिए कि वी आर नॉट स्टेक होल्डर्स। आपके 2 लोग काबीना का हिस्सा हैं। 2 लोग जब उस
कैबिनेट के अंदर बैठे थे आईपीपी नहीं बनी थी, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वो ना टिकट होल्डर है हमारे, तो अब तो है लेकिन छोड़ा तो नहीं उन्होंने, वो एक अलग कॉन्सिक्वेंसेस है। हुकूमत में आप अपोजिशन में, हम हुकूमत का हिस्सा इस हवाले से नहीं है कि एज एन आईपीपी, तो इंडिविजुअल्स हमारे जो इस वक्त कैबिनेट के अंदर हैं वो एक ज़ाती हैसियत से है, आईपीपी की छाप के साथ नहीं है, और आईपीपी का मैंडेट नहीं वो लेके बैठे हुए, क्योंकि वो पहले से उसका हिस्सा थे हुकूमत का ना। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रही हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, देखिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक फ्रंट पे चैलेंजेस हैं, यू नीड सम आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस, और आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन में एज एन इकोनॉमिस्ट इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो इकोनॉमिक फ्रंट पे चैलेंजेस और इकोनॉमिक इंडिकेटर जिस तरह बदतरीन सूरत हाल में चले गए हैं, ठीक है, कोई अगर एक भी जरा सी भी आपकी इकोनॉमी के अंदर सकत होती तो जाती हुई हुकूमत कभी भी 20 रुपए इजाफा नहीं करती उसको। इसका मतलब ये है कि ये आपकी मईशत आज भी वेंटिलेटर पे पड़ी है, उसकी सांसें उखड़ी हुई हैं और उसको मसनूई ऑक्सीजन दे के थोड़ा सा जिंदा रखा गया है, जो कि आने वाले दिनों में आपकी पार्टी फर्दर एग्रीवेट होगी और वर्सन। आपकी पार्टी में अलीम खान ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते एक बड़ा ग्रुप शामिल हो रहा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, ये कौन सा ग्रुप है? देखिए अभी तो बड़ी स्लो रफ्तार है, चूंकि ये एक हमारा डिफरेंट ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स और इलेक्टेबल्स और पॉलिटिकल वर्कर्स जो है वो उसमें शमूलियत चाहते हैं, बड़ा नाम, लेकिन ऑफ कोर्स हर डिवीजन से कोई एक बता देना, कोई बड़ा नाम कौन? आपने तो संडे को तो आपके कई बरादरान आ रहे हैं और संडे को वो शामिल हो रहे हैं, और इसी तरह हर डेली बेसिस पे वो लोग जो आईपीपी का हिस्सा बनना चाहते थे, तरीन साहब की तो शाहीन बल्ले का मुकाबला कर लेगा। बल्ला जो होगा वो आपको पता है कि उसके इतने हिस्से बखरे हो जाएंगे, किसी के हाथ में हैंडल होगा, किसी के हाथ में बल्ले का भी सफाया और बल्ले के करीबी रिश्तेदार होगा, बल्ला उठाने वाले कोई नहीं होगा। ओके, फिरदौस आशिक अमान साहिबा, अजहर सिद्दीक साहब और डंडा बन चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।